चलिए ठीक है, आइए। तो कूलम्स लॉ, कूलम्स एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने एक लॉ दिया, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था उसी तरह कूलम्स लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ का बेस क्या था? दो मासेस। लेकिन कूलम्स का जो बेस है कूलम्स लॉ का, वो क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग कल पढ़ चुके या लास्ट क्लास में पढ़ चुके इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप हुआ। और इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल और कह लीजिए एलिमेंटल पार्टिकल है किसी भी सबस्टांस का, जिससे जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता। यदि वो डिसइंटीग्रेट होता तो हम कह सकते थे कि 3.5 इलेक्ट्रॉन दूसरे मास में ट्रांसफर हुआ, लेकिन हम नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। हम कभी नहीं कह सकते कि 3.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, क्योंकि उससे हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसी को यूज करेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए, सपोज कीजिए इस पोजीशन पे एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज Q1 है, और उससे कुछ दूरी पर एकदम आप ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड की तरह ही समझिएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड था, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। वहां भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में यूनिट चार्ज, यूनिट मास के लिए निकाले थे जो फील्ड का, और यहां भी हम लोग फील्ड निकालेंगे यूनिट चार्ज के लिए। सब कुछ उसी तरह होगा, और उससे एक लेवल ऊपर होगा। यहां Q1 है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और यहां पर चार्ज कितना है? Q2। और A और B का जो सेपरेशन है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, उसको हम R बोल रहे हैं, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कैसे देखिएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वहां क्या था? प्रोडक्ट मासेस। और ये पहला इक्वेशन छोटा सा। उसके बाद यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ए मतलब अट्रैक्शन, आर मतलब रिपल्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वहां भी था। इसका मतलब सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और यदि सेपरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में होता है, यहां भी होगा। अब इसको हम रिलेट करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R², कह सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देंगे। वहां पर कौन सा कांस्टेंट दिए थे? वहां पर G का वैल्यू दिए थे, यहां एक K का वैल्यू देंगे, Q1 Q2 बाई R²। तो यहां पर इसको इक्वेशन, इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें, इसको थर्ड इक्वेशन कह रहे हैं। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं वेयर K, इसको बोल लेंगे प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट। और ये K इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। अब आपको बताते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये K एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा। कोई बता सकता है यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बोलो। न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन। R² ऊपर आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। Q कूलम, तो कूलम स्क्वायर नीचे जाएगा, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। वेरी गुड, ये उसका यूनिट हो गया, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एक K का वैल्यू आ गया। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम डिफाइन करेंगे। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये दो चार्जेस जो हैं जिस मीडियम में रखे गए हैं उसका परमिटिविटी क्या है, मतलब वो कितना परमिट करता है, उस फोर्सेस को अलाउ करता है, कितना फोर्सेस को लगने के लिए।
जैसे मान लीजिए सपोज करें कि ये और ये दोनों चार्जेस एयर में हैं, तो आसानी से फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस को हम क्या करें, सैंड के अंदर डाल दे, इसको एक चार्ज को वहां रख दे, एक चार्ज को उसके अंदर डाल दे, तो अब उनके बीच का मीडियम चेंज हो गया, तो फोर्स भी चेंज होगा ना। अब दोनों चार्जेस को हम पानी में रख दे, तो फिर वहां पर ये के का वैल्यू चेंज करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट चेंज करेगा, क्योंकि ये परमिटिविटी है उस स्पेस का जिस बीच में ये दोनों चार्जेस हैं, जिस कारण से अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। समझ गए? तो ऑब्वियसली यदि पानी में हम रखेंगे तो फोर्स अलग होगा, सैंड में रखेंगे तो फोर्स अलग होगा, एयर में रखेंगे तो फोर्स अलग होगा। एयर और वैक्यूम में लगभग सेम रहता है। और मान लीजिए कि हम कोई दो सॉलिड बॉडी के बीच में रखते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग होगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज करेगा। कब? जब चार्जेस का नेचर और मैग्नीट्यूड सेम है और साथ साथ उनके बीच का सेपरेशन क्या है, सेम है। पहले भी एयर में जितना है उतना ही हम सॉलिड में भी रख रहे हैं। तो चेंज क्या कर गया ये, और इसके चेंज होने से क्या चेंज करेगा, फोर्स। ऑब्वियसली इसके बढ़ने से फोर्स घटेगा या बढ़ेगा? इसके बढ़ने से फोर्स घटेगा। अरे बोलो, इसके बढ़ने से फोर्स घटेगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा हार्ड और सॉलिड मटेरियल बीच में रहेगा, इसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और जिस कारण से फोर्स घटेगा। ठीक है, फोर्स घटेगा ना। तो ये परमिट करेगा, परमिटिविटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, और वैक्यूम के लिए और एयर के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेके चलेंगे। और थ्रू आउट ये चैप्टर हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों चार्जेस जहां लग रहे हैं वो एरिया या वो जो रीजन है, वो सराउंडिंग जो है वो एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, लेकिन यदि कोई और मीडियम चेंज हुआ तो आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देगा, आपको पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस एंड इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या के की यूनिट से उल्टा होगा? 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इसलिए जो यूनिट इसका होगा उसका उल्टा होगा ये। तो हम कह सकते हैं क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह सकते हैं। अब देखिए, K इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू समझ गए? तो ये के का वैल्यू हम कितना लेंगे, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कब? when charges are placed in free space, air और वैक्यूम। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? और 99.9% केसेस में हम लोग उसको एयर और वैक्यूम ही लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन चेंज हुआ तो ये देगा वैल्यू। समझ गए ये वैल्यू? अब हम सिंपली इसके अनुसार चले तो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके डायरेक्शंस में आएंगे। अभी डायरेक्शन डिस्कशन नहीं हुआ है। ये बेसिकली है क्या, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रो, अरे बोलो, आप लोग बोलिएगा नहीं तो हमको एनर्जी थोड़ी ना आएगा। आप सबको तो समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं तो बोलिए, नहीं समझ रहे हैं तो बोलिए कि हम नहीं समझ रहे हैं। फिर ज्यादा क्या करेंगे, ऐसे खड़ा कर देंगे और क्या करेंगे, तो सहायता नहीं कर सकते कुछ। क्या मित समझ गए? तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स तो है, यहां पर चार्जेस हैं, यहां मास रहता और ये के की जगह जी होता, तो ये कौन सा फोर्स होता, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पर मास चेंज हो गया, मास रिप्लेस होकर किस पे आ गया, चार्ज पर। और वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था कांस्टेंट, वो चेंज होकर के किस में आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग
परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं बेसिकली। तो वो चेंज होकर आ गया, तो अब वो नेचर चेंज हो गया, इसलिए फोर्स का नाम चेंज हो गया। अब उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हैं, चार्जेस मोशन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये चार्ज किस में है, रेस्ट में है, ये रेस्ट चार्ज है। और ये भी किस में है, रेस्ट है। और हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट 1 में और इलेक्ट्रोस्टैट 2 में हम लोग हमेशा चार्ज को किस में मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे, उसको मोशन नहीं कराएंगे। और यदि मोशन कराएंगे तो उसका एक वैल्यू होगा, हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में तो पता चलेगा। समझ गए, यहां तक क्लियर है सबको? तो हम ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो फोर्स तो मैग्नीट्यूड से काम चलेगा नहीं, फोर्स के पास एक और चीज क्या होता है, डायरेक्शन, तभी फोर्स डिफाइंड होगा। अब आप सोचेंगे कि ये फोर्स जो है एफ, अट्रैक्शन और रिपल्सिव, इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, अब इसका डायरेक्शन भी तो होगा। और यहां पर जनरली हम क्या देख रहे हैं, दो चार्जेस देख रहे हैं, एक चार्ज देख रहे हैं कि दो चार्ज देख रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, ये चार्ज और ये चार्ज, कभी दो चार्ज कहीं मतलब स्कूल वगैरह में गए हैं, आज तक स्कूल गए हैं, स्कूल में गए हैं, लैब में गए, फिजिक्स लैब से गुजरे हैं कभी साइड से? हाँ, अंदर तो नहीं गए होंगे जैसा लग रहा है। साइड में फिजिक्स लैब के साइड से लिखा हुआ दरवाजा पे फिजिक्स लैब, ताला लगा हुआ, ऐसा देखें कहीं? हाँ, बस 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 उसी से काम चला लेंगे हम, अंदर जाने की जरूरत। मान लीजिए कि आपके टीचर ने आप पे खुश होकर के एक एक चार्ज यहां दे दिया, बोला कि लो एक चार्ज यहां रखो, और दूसरा बोला कि ये वाला चार्ज लाके यहां रखो, तो देखिएगा दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ सटने लगते हैं। कभी देखे हैं ऐसा? हाँ, उसे बड़ा बड़ा, जैसे डॉक्टर नहीं लिखता है प्लस, तो एक तो पे प्लस प्लस बड़ा लिखा हुआ है, एक पे माइनस लिखा हुआ है, ऐसे दोनों तरफ आ रहा है, और इस पर प्लस और उधर वाले पे प्लस के, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, दीवार से टकरा रहा है, ऐसा कुछ देखे हैं? नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखे हैं। मान लीजिए इतना बड़ा लोहा का है एक प्लस चार्ज है, और इतना बड़ा ही लोहे का एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, टकराएंगे, टन आवाज करेगा, फिर रिबॉन्सों के पीछे चले जाएंगे, फिर टकराएंगे। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? कभी बिलियर्ड्स खेले हैं, मतलब मोबाइल पर देख के तो नहीं लगता कि ओरिजिन कहीं खेले होंगे? हाँ, माइल पे खेले हैं? मेरी बेटी की भाषा में बोले तो माइल पे खेले हैं? माइल पे भी नहीं खेले हैं, तो समय कहाँ दे रहे हैं, अपना कीमती समय कहाँ उड़ेल रहे हैं बताइए? माइल पे भी नहीं देखे हैं, लैपटॉप पे भी नहीं खेले हैं, ओरिजिनल तो कहीं जाके खेले ही नहीं है, पता चला डंडा ही अच्छा लग रहा है वही लेके घर आ गए। चलिए ठीक, तो जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिएगा तो और बेहतर इमेजिन कर पाएंगे। साइंस के स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स के रिस्पेक्ट में किस चीज में एफिशिएंट होते हैं? इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन देखिए कितना हाई लेवल का होता है उनका, वो तुरंत समझ लेते हैं कि हाँ ये मास्टर हमको वो रियलाइज करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, है कि नहीं? और हम आज आपको अच्छे से इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि आज अच्छे से समझेंगे, मन लगेगा, तभी तो कल आएंगे, नहीं तो फिर स्विच ऑन किए तबियत खराब, स्विच ऑफ तबियत ठीक, क्या नहीं? तो समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तब इसके डायरेक्शन को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए दो चार्जेस हैं, एक यहां मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहां भी प्लस चार्ज है, दोनों सेम नेचर का चार्ज लेते हैं। हम आपको बताए थे चार्ज कितनी नेचर के होंगे, दो, एक होगा प्लस एक माइनस। अब ये रिलेटिव नेचर है, ऐसा नहीं है कि उस पर प्लस और माइनस लिखा होगा, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि मेरे इंटरव्यू में हमसे पूछ दिया गया था कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो जो मेरे जो प्रोफेसर थे वो तो इसमें पीएचडी किए हुए थे, और हम उनके सामने वैसे ही थे जैसे शेर के सामने खरगोश, और वो जिद पे अड़ा हुआ है कि हाँ गलत बोलो, ऐसे फाड़ देंगे। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है कि माइनस, और यदि हम ये बात बोल देते कि उसमें माइनस होता, उसके बाद जो उसमें घुस जाते वो, क्या आपने देखा है उस पर ऐसे माइनस लिखा हुआ? ठीक है, तो हम तो बोले नहीं, इसीलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर कुछ नहीं लिखा होता है, वो रिलेटिव होता है। अब उनके नेचर्स इस बात पे डिपेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि मैग्नेट के पास हम एक मेटल लाते हैं, और यदि वो अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेट उस मेटल को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस मेटल का हम क्या नाम देंगे?
मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक अच्छा आईक्यू का क्वेश्चन है। एक मैग्नेट है, उसके बगल में हम एक मेटल रखे उसके रेंज में, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, और उस मेटल को उसने अट्रैक्ट कर लिया उस मैग्नेट ने, तो उस मेटल का हम क्या नाम देंगे? और यदि अट्रैक्ट नहीं किया तो क्या नाम दे सकते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सॉसपेन सुने हैं? सॉसपेन जिसमें चाय वो बनाते हैं, कभी बनाए हैं आज तक जीवन में? उस सॉसपेन को मेटल के पास, उस मैग्नेट के पास जाके ले जाइए, क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेनलेस स्टील। और यदि अट्रैक्ट कर लिया तो नहीं, ये स्टेनलेस स्टील क्या है? ये स्टील है। नहीं, ठीक बोल रहा है। इसको आयरन भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल की प्रॉपर्टी से उसका नाम डिफाइन हुआ ना। जिसने अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि वो स्टील था या आयरन था, अट्रैक्ट नहीं कर पाया। एल्यूमिनियम अट्रैक्ट हो जाता है क्या? मान लीजिए एल्यूमिनियम का कोई बर्तन ले जाइए तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से क्या? तो हम उसको मेटल नहीं ना कहेंगे, मतलब उसको हम आयरन नहीं ना कहेंगे, हम उसको स्टील नहीं ना कहेंगे। आ? तो कभी आप लोग कभी कोई बर्तन ऐसा लेने गए हैं नॉन स्टिकी, या फिर कह लीजिए उसको स्टेनलेस स्टील का, आप कोई बर्तन लेने गए हैं कभी दुकान में, तो वो एक मैग्नेट रखता है। ठीक है, बड़े मॉल में मत चल जाइएगा, मतलब छोटा मेरे लेवल का दुकान जो है उसमें, तो उसमें क्या है कि वो मैग्नेट रखता है, बोलता है, वो आपको दिखाता है, देखिए बहन जी ये इसमें से टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन स्टेबल है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील उसको कह सकते हैं आप। अरे है कि नहीं ऐसा? तो उसी तरह उसको हम स्टील इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जा रहा है, और जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन स्टील बोल रहे हैं। उसी तरह यदि पॉजिटिव कोई चार्ज है और ये उसके न्यूक्लियस में कोई चार्ज है, और वहां पर एक चार्ज यहां से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस को हम प्लस मान रहे हैं, और उस चार्ज जो कि वो अट्रैक्ट हो रहा है उसको हम माइनस मान रहे हैं, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज तो अट्रैक्ट होगा नहीं। मैटर समझ में आया? चलिए चलिए, अब यहां पर देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां छोटा सा एग्जांपल, फिर डायरेक्शन में आएंगे। देखिए यहां पर कोई चार्ज है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड +2 कूलम है। ठीक है, और यहां पे एक चार्ज है Q2 और इसका मैग्नीट्यूड +5 कूलम है, और उनके बीच का सेपरेशन R बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे सिर्फ पूछ रहा है फोर्स, और आपको यह देख के ही लग जा रहा है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे कि एक दूसरे की तरफ जाएंगे? दूर भागेंगे। ठीक, तो यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको देख के कह सकते हैं। यदि प्लस नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो प्लस मान लेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स के का वैल्यू हमको 9 इंटू 10⁻12 इंटू Q1 चार्ज 2 और Q2 चार्ज 5, और इनके बीच के सेपरेशन 3 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिए, 9 कितना हो गया? 90 इंटू 10⁻12, और डिवीजन में ये 3 हो गया, और यहां 9 और 10 कितना? -4, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया? 10 इंटू 10⁻16, तो टोटल कितना हो गया? 10⁻17 न्यूटन हो गया। अरे बोलो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिपल्सिव फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, किस पर कौन लगा रहा है, और ये किसका फोर्स है? ये मन में उठेगा सवाल। तो ग्रेविटेशन जिन्होंने पढ़ा है वो इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक पहले उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई समस्या, कोई शंका, कोई सवाल, कोई मन, बोलो। तुम बताओ जी, एक्सटेंशन पेयर बताओ। हम्म हम्म लगभग हो ही गया। आइए हेडिंग दीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड निकल गया था, अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस पर फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू। ठीक है, कर दिए। आइए देखिए अब यहां पर, तो सपोज करें यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इस पोजीशन को हमने ए नाम दिया,
ध्यान से रिलेट करते हुए पढ़िएगा, हर पॉइंट समझ में आएगा। ये पॉइंट ए है और यहां चार्ज कितना है Q1, और ऐसे हम एक यहां पर चार्ज ले रहे हैं, सेम नेचर का चार्ज है, इसको हम Q2 बोल रहे हैं, और ये पॉइंट बी है। तो इनके बीच का जो सेपरेशन हमेशा शॉर्टेस्ट होगा। सेपरेशन जब भी हम कहेंगे तो वो शॉर्टेस्ट ही होता है, मतलब बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, तो वो x डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, सेपरेशन शॉर्टेस्ट ही होता है। तो अब इस केस में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस का। उससे हम लोग पहले समझिएगा ध्यान से, हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं फोर्स को, और किधर लग रहा है, किस पर लग रहा है, किस नेचर का लग रहा है, वो दो सब चीजों को समझेंगे। तो आप जैसे देखिए, ये प्लस क्यू है ये, और ये भी प्लस क्यू है। मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नेचर दोनों का सेम है। तो अब देखिए, ये चार्ज और ये चार्ज, चूंकि नेचर दोनों का सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में। तो अब मान लीजिए कि ये चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, इसके सराउंडिंग में और कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसके सराउंडिंग में ए पर लगने वाला ए के अपोजिट में या ए के अलावा कौन सा चार्ज है, Q2 है, और ये r डिस्टेंस पर है, तो इस चार्ज पर वो चार्ज फोर्स लगाएगा। ठीक, जैसे एक मास पर दूसरा मास फोर्स लगाता था, वो अट्रैक्टिंग नेचर का होता था, लेकिन यहां पर चूंकि फोर्स जो चार्जेस का नेचर दो तरह का होता है, प्लस भी और माइनस भी, इसीलिए अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। लेकिन मासेज में हम लोग ये क्या देखते हैं, हमेशा अट्रैक्टिंग नेचर का, ठीक है। तो यहां पर उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बोलिए, होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस पर फोर्स वो लगाएगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का हम नाम दें F ऑन A ड्यू टू B। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब इस चार्ज पर, उसके सराउंडिंग में ये चार्ज है, तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में करेंगे, इसका नाम होगा F ऑन B ड्यू टू A। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू, होगा ऐसे, ठीक। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B का डायरेक्शन फोर्स ऑन B ड्यू टू A के अपोजिट होगा। अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और लाइन, जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन आपको हम बता चुके हैं रोटेशन में, लाइन ऑफ एक्शन, और एक और पॉइंट बताए थे, लाइन ऑफ कॉलिजन बताए थे ना। तो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ कॉलिजन में क्या डिफरेंस है, फिलहाल लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन उस लाइन को कहते हैं, इमेजिनरी लाइन जनरली होता है, उस लाइन को कहते हैं जिस लाइन के अलोंग फोर्स ट्रांसलेट करता है। तो फोर्स का ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन चेंज करता है, दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। यदि ये फोर्स को यदि हम पीछे भी ले जाएं तो भी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह इस फोर्स को भी यदि हम पीछे रिप्रेजेंट कराएं या इस फोर्स को आगे रिप्रेजेंट कराएं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो वो लाइन जो है, वो इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन के पैरेलल फोर्स जा सकता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तो ऐसा लाइन लाइन ऑफ एक्शन होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक। तो यहां पर ये जो पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, बी ड्यू टू ए। और यहां पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ए ड्यू टू बी। तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों फोर्सेस का, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस अलग अलग। इसको आप एक्साइजली हम समझा रहे हैं आपको, इसीलिए इसको अच्छे से समझिएगा कि इस केस में, इस अरेंजमेंट में, इन फोर्सेस के अरेंजमेंट में हम ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कौन सा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लाइन ऑफ एक्शन फॉर बोथ फोर्सेस विल बी सेम, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस विल बी डिफरेंट। समझ पाए इस बात को, वो अलग अलग है और उनका बीच का सेपरेशन है, आर उनके बीच का सेपरेशन है,
ठीक है। और इन दोनों का नेचर, हम जो फोर्स का नेचर है वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ए पर जो फोर्स लग रहा है बी के कारण, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्योंकि चार्ज के कारण लग रहा है, और वही वैसा ही नेचर का फोर्स किस पर है? बी पर ए के कारण, और वो भी कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो फोर्स का नेचर सेम हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हुआ, मैग्नीट्यूड सेम हुआ क्या? मैग्नीट्यूड सेम हुआ। तो यदि हम बात करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग एरो नहीं ले रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या हम इसको दिखा देंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो मॉड लेके ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो रहा है? के, और यहां पर चार्जेस कौन कौन इंगेज हो रहे हैं? Q1 और Q2, और उनके बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर होगा। तो यदि हम लिखना चाहें फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड, तो हम उसके लिए भी के लिखेंगे ना। और इस बार कौन कौन चार्जेस इंगेज हो रहे हैं? Q1 Q2। आप ज्यादा बहुत ज्यादा खुश होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं Q2 इंटू Q1 डिवीजन में, और उनके बीच का फिर से सेपरेशन कितना है? आर स्क्वायर। चूंकि चार्जेस स्केलर हैं तो Q1 Q2 लिखिए या Q2 Q1 लिखिए या Q1 Q2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो BA लिख सकते हैं। अब इसका मॉड बराबर क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कह सकते हैं? एफ ए बी का मॉड इज इक्वल टू एफ बी ए का मॉड, कह सकते हैं। यानी कि दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसीलिए आप जो वहां पर निकाले थे, एफ बराबर एफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये दोनों ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो डिफरेंस किसमें है? डायरेक्शंस में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ए पे लगने वाला फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और बी पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है, दो वेक्टर हमारे पास हैं और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? बोलो जी, वेक्टर पढ़ाए थे ना? बताओ, बोलो, क्या बोले? जो पूछ रहे हो जवाब दो। क्या हुआ? तो जवाब दो। करो कुछ नहीं, जवाब दो, बोलो, तुम बताओ जी। हाँ, वेक्टर पढ़ाया ना, तो बताओ। तो कल वाला बात नहीं बोलना, सर पूछ देते हैं। बताओ, हम पूछ सकते हैं ना ये सवाल, तो बताओ। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स थे, याद कीजिए, यहां पर एक वेक्टर मान लीजिए P था और उसके जस्ट अपोजिट हम एक वेक्टर Q लिए थे, वेयर मॉड ऑफ P वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q वेक्टर। ठीक है। तो इस केस में जब मॉड ऑफ P वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q वेक्टर और उनके बीच का एंगल थीटा कितना है यहां, तो हम कहेंगे वेक्टर P इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर Q, कह सकते हैं क्या? या वेक्टर Q इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर P, कह सकते हैं ना? तुम धरती पकड़ के रखो अपना, आगे बैठे हो, रेंज में हो, कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं। ठीक है, नया नया सीख रहे हैं। मेरे भी गुरु हैं। थीटा कितना लिख दिया? अच्छा सॉरी, देखो इस, वो परफेक्ट स्टूडेंट है, वो दवाई नहीं खा रही। वो ठीक है, अब तो उसने जैकेट भी हटा दिया, इसका मतलब अब ठीक है। वो कल तक वो जैकेट पहन के आ रही थी। किसी को गर्मी नहीं, उसी किसी को ठंड नहीं, उसी को ठंड लग रहा था। चलिए, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग वहां यूज करेंगे। तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं बताइए?
ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा लिख सकते हैं? एक सेकंड, बहुत जरूरी है, उसको पॉज करो। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि अब इसको ऐसा समझते हैं कि यदि ये कंबाइंड सिस्टम है, देखिए ध्यान से सब लोग देखिएगा, यहां पर ये हमारा सिस्टम, अभी पूछेंगे तुमसे, जो महान व्यक्ति बन रहे हो ना, राय दे रहे हो ना, अभी पूछेंगे, ये है सिस्टम 2 और ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग को सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम बहुत बढ़िया से बताए हैं। यदि किसी कंफ्यूजन हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखिएगा, उसमें पहला ही या सेकंड चैप्टर में जब फ्री बॉडी डायग्राम बताए हैं तो बहुत बढ़िया से बताए हैं। तो सिस्टम 3, अब ऑब्जर्वेशन कैसे चेंज करता है, वो सिस्टम का अपना मीनिंग कैसे है, अभी आपको समझ में आएगा। यदि आप इस Q1 चार्ज को सिस्टम मान रहे हैं, यानी सिस्टम 1 ले रहे हैं उसको, तो उस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, हम लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड के आगे माइनस आई कैप कर दीजिए, काम हो गया। सिस्टम 1 पे लगने वाला, क्योंकि सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम को हम स्टडी करते हैं और स्टडी करते हैं, करने के दौरान में सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सिस्टम जो फोर्स लगा रहा है हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। बोलिए हाँ, याद है? जिसको याद है, तो ये सब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखिए, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था, आज यहां भी काम दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लॉज ऑफ मोशन आपके करिकुलम में ये पहला चैप्टर है जिसमें आप फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, या फोर्स आपके साथ इंट्रोड्यूस होता है। उससे पहले वाले चैप्टर में जैसे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें कहीं भी फोर्स का जिक्र नहीं होता। तो 11th के करिकुलम में पहला चैप्टर है फोर्स, वो कौन सा चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, वहां इंट्रोड्यूस होता है। अब वो फोर्स है, तो फोर्स का भाई ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आपको फोर्स को फोर्स की तरह समझना होगा। तो फोर्स को समझने के लिए आपको पहले सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को काउंट करना होगा, उसके नेचर को समझना पड़ेगा, सिस्टम क्या फोर्स लगा रहा है या सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है। हमको सिस्टम के फोर्स लगाने से कोई मतलब नहीं है, सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, हमको उस बात से सिर्फ मतलब है। ठीक है, जो सिस्टम का अपना एक नेचर है। स्वाति कुमारी, तुम बात करोगे? नहीं। तो सिस्टम का अपना एक नेचर है, उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि यदि हम सिस्टम 1 ले रहे हैं तो सिस्टम 1 पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे, तो फोर्सेस क्या, चार्ज पार्टिकल है। हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसके मास से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखना है, तो हम देखेंगे फोर्स ऑन ड्यू टू बी, तो उसका मैग्नीट्यूड ये निकल के आ गया और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, काम खत्म। सिस्टम 1 का क्लियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर सिस्टम 1, ध्यान से समझिएगा, यहां से चेंजेस होगा, फॉर सिस्टम 1। तो सिस्टम 1 के लिए हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? अमित क्लियर है? यस सर? नहीं, क्या सर? क्या सर या यस सर? क्लियर है ना? अच्छा, आई अब हम बात करते हैं फॉर सिस्टम 2। सिस्टम 2 के लिए हम बात करें तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, आई कैप। और ऐसे भी आप देख ही रहे हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक, अब यदि हम बात कर लें, मान लीजिए फॉर सिस्टम 3, तो हम यहां क्या लिखेंगे, फोर्स किस पर, सिस्टम पर। क्या होगा, क्या मेरे इस विचार से आप सहमत हैं? बोलिए, ये किसकी ताकत है? ये ऑब्जर्वेशन की ताकत है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
यदि आप सिस्टम 1 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आंसर होगा, सिस्टम 2 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये होगा, और यदि सिस्टम 3 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये होगा। तीनों सही हैं, लेकिन ये जैसे आपसे पूछ दे कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप किसको सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग Q1 and Q2 as a combined system, then net force acting on the system will be 0, because जो भी फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं, these are internal forces, और हम पहले भी बोले हैं कि सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को काउंट करना है, सिस्टम अंदर में जो लगा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। समझ पाए? तो इसी के अनुसार ये ऑब्जर्वेशन में हमको मिलेगा। और जब कभी भी हम ये कहते हैं कि सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप करता है? बोलिए। when we say the net force on the system is 0, तो पहला चीज क्या आपके माइंड में आता है? फर्स्ट, बोलिए। उधर तो उम्मीद नहीं है, जनसंख्या खाली बढ़ रहा है, दिमाग नहीं। तुम बोलो। कंजर्वेशन ऑफ कार नहीं, मारुति सुजुकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, सबसे पहले ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जेई में, नीट का तो खैर कहने ही नहीं, बायोलॉजी वालों के लिए क्वेश्चन टफ होता है, हम लोग के लिए क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसको हम 1 से मैक्सिमम 2 जाने देते हैं टफनेस के मामले में, आउट ऑफ 10। जेई का क्वेश्चन कुछ 1 नंबर पे होता है, कुछ 2 या मैक्सिमम 3 पे जाता है, एडवांस का क्वेश्चन 6-7 पे जाएगा टफनेस के मामले में। तो यदि नीट और जेई का क्वेश्चन उठेगा तो इस चैप्टर में इस सेक्शन से यहीं से उठेगा। ठीक है, हम ये आपको क्वेश्चन देते हैं, एक नीट का क्वेश्चन देते हैं, 18 का या 19 का है वो। ठीक है, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डेवलप तभी होता है जब सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यदि आपको समझ में आ गया तो जोर से बोलिएगा हां। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलो हां। इसका मतलब है कि यदि बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा मतलब रेस्ट पे होगा, रेस्ट पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोशन भी करता हुआ हो सकता है इक्विलिब्रियम मेंटेन, और रेस्ट पे होते हुए भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। और जब भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो उसका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम बेसिकली, लीनियर मोमेंटम बेसिकली किससे कनेक्टेड है? बॉडी के मोशन से। और इसीलिए इक्विलिब्रियम में हम कौन सा इक्विलिब्रियम की बात करेंगे? इक्विलिब्रियम बेसिकली 2 तरह का, तो हम किस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे? एक हो गया स्टैटिक और एक हो गया मोशन। तो हम लोग बात करेंगे किसका? लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इसका। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, एक यहां पर मास m बराबर 2 kg है, यहां मास का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीनियर मोमेंटम की बात आएगी। ठीक है, और चार्ज Q1 जो है वो +2 कूलम है। ठीक है, अभी देखिए, सिर्फ लिखना नहीं है, अभी ध्यान से देखिए, और यहां पर मास m बराबर 4 kg है। ठीक, और यहां चार्ज Q2 बराबर प्लस, यहां 2 लिए हैं तो यहां 4 कूलम लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन R बराबर 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ध्यान से क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इफ
if the speed of mass, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो मास A is 4 meter per second in negative x-axis at an instant of time. तो आपसे पूछ रहा है कि find the velocity of mass B at the same time. मतलब उस समय पर क्या कर रहा है, ये जो मास कौन सा ए जो है, ये मास का स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, किधर नेगेटिव एक्स की तरफ। तो उस टाइम पर मतलब कुछ समय में हुआ होगा ऐसा, तो मान लीजिए कि 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, टी बराबर 4 सेकंड पर उसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स में। तो उसी 4 सेकंड पर ये जो मास बी है ये किधर जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा, और आप इसको देख करके कह सकते हैं कि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि यदि मास ए नेगेटिव एक्स में जाएगा तो मास बी किधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स में जाएगा। लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पर मास ए का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, उसी टाइम पर इस बी का कितना होगा वो पता करना है। और हम इसमें कौन सा सिस्टम लेके चलेंगे, कि सिस्टम थर्ड लेके चलेंगे। और थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्सेस को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट, हम इसको मान रहे हैं कि मास ए एंड बी आर कंबाइंडली अ सिस्टम। हम क्या मान रहे हैं उसको, एक सिस्टम मान रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होगा ऐसा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, यदि नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल मतलब अभी, और t बराबर जीरो जब दोनों वहीं पर रेस्ट पर हैं, और कुछ देर के बाद t टाइम पर दोनों का स्पीड 4 तो दिया ही हुआ है एक साइड का, तो एक साइड का क्या होगा, इनिशियली क्या होगा। तो इनिशियली हम बात कर रहे हैं किसका, मास A और उसका VA प्लस MB इंटू VB इज इक्वल टू फाइनल, यानी कि MA और उसका VA, इसको आप U कर लीजिए, अच्छा रहेगा। U मतलब इनिशियल, VB और प्लस VA और VB, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इनिशियली ये मासेस किसमें है, इनिशियली t बराबर 0 पर किसमें है, अरे बोलो। तो यहां भी ये क्या है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा तो 0 होगा, और ये पहला का तो 0 होगा, और कुछ टाइम पर वो है, तो यह 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये मास MA कितना है 2, और ये 4 माइनस आई कैप होगा, ठीक है, प्लस ये MB कितना है 4, और ये VB हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो 0 हुआ, ये टर्म इधर आएगा तो कितना आएगा 8 आई कैप इज इक्वल टू कितना हो गया 4 VB। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 2, यानी कि VB बराबर कितना आया 2 आई कैप। और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो पार्टिकल बी होगा, चार्ज पार्टिकल बी होगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और उस टाइम पर, जिस टाइम पर इसका स्पीड कितना हो गया 4, उसी टाइम पर उसका स्पीड कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और होना भी चाहिए, आ भी रहा है। यदि मान लीजिए कि दोनों का नेचर बदल जाए, इसका प्लस रहे इसका माइनस हो जाए, तो अट्रैक्ट करेगा। तो भी अट्रैक्शन के केस में भी तो नेचर ऑफ फोर्सेस सेम रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। इसका किधर रहेगा, यदि ये प्लस और ये माइनस है तो A प्लस में है और B माइनस में है, तो A पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगा और B पर, और अभी क्या हो रहा है, चूंकि सेम नेचर है इसलिए A पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रहा है और B पर पॉजिटिव एक्स। समझ पाए, इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं।
घड़ी ठीक हो गया?